ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को प्रणाम। आज की हमारी कक्षा स्व सुरक्षा। आज के समय में स्व सुरक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ी और हमें अपने बच्चों को इसके लिए क्यों प्रेरित करना आवश्यक है कि सेल्फ डिफेंस के माध्यम से वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाने कि स्व सुरक्षा का अर्थ क्या है। इसका साधारण सा अर्थ है खुद की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना। आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी पशु पक्षी या कोई भी प्राणी हो, वह भी अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहता है। जैसे मधुमक्खी को ही देख लीजिए, यदि आप उसके छत्ते को छेड़ते हैं या परेशान करते हैं उनको, तो वह काटने के लिए दौड़ती है। ऐसे ही वन्य प्राणियों के साथ भी होता है कि आप उनके पास से भी गुजरते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि यह हम पर हमला न कर दे, इसलिए वह भी हमें मारने दौड़ता है। तो हम तो मनुष्य है, हम इंसान हैं, और ईश्वर ने हमें एक एक्स्ट्रा बुद्धि दी है कि हम किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें हम हमें दिमाग दिया है इंसान भगवान ने कि हम अपने दिमाग का उपयोग करके हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आत्मरक्षा का अर्थ है संभावित हिंसा का विनाश। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई घटना होने वाली है और उसका विनाश हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सेल्फ डिफेंस की सहायता ले सकते हैं। सेल्फ डिफेंस के माध्यम से हम उसका विनाश कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। यहाँ कहीं कई बार होता है कि हम अपना शारीरिक और मानसिक विकास रोक देते हैं, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं डर जाते हैं, तो इसमें हिंसा का शिकार होने का अधिक चांस रहता है। लेकिन हम अपना शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक विकास करें, आत्म सुरक्षा से भरपूर रहे, तो हम ऐसी घटनाओं का रोकथाम कर सकते हैं और ऐसी घटनाओं को दूर कर सकते हैं। आत्मरक्षा के लिए हमलावर के पास में जरूरी नहीं है कि वह कराटे सीखे या जेब में ऐसे कुछ साधन लेके हमेशा घूमे कि यदि उसके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। इसके लिए आत्मबल और मनोबल से भरपूर रहना ही हमारे लिए, हम किसी व्यक्ति को लड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं, और ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए हर संभव हमें प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आपको कोई धमकी देता है या फिर हमला करने के लिए ऐसा लगता है कि यह तैयार है, तो उसके लिए हमें आत्म सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, और मनुष्य के पास एक ऐसे अस्त्र है जो बुद्धि है, और वो बुद्धि को स्मार्टनेस के माध्यम से उपयोग करे और अपने आप को बचा सकता है। तो हम अपने दिमाग का उपयोग करें और आत्म सुरक्षा के माध्यम से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि हम सेल्फ डिफेंस के माध्यम से अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें फिजिकली फिट होना चाहिए। हम अगर फिजिकली फिट है तो हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। आए दिन ऐसी कई सारी घटनाएं होती है कि हमें कई बार सुनते हैं न्यूज में, कई बार टीवी चैनल पर देखते भी हैं, लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि ये घटनाएं हमारे आसपास नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन क्या होता है, जिसके साथ ये घटना होती है उसके पेरेंट्स उस घटना को दबा देते हैं, बताने से मना करते हैं कि यह समाज में अगर बात फैलती है तो बच्ची की बदनामी होगी, और फिर लोग उसे गलत दृष्टि से देखेंगे। उसका चलना फिरना, घूमना, बातचीत करना, यह मतलब गलत होगा उसके लिए, लोग उसे बुरी दृष्टि से देखेंगे। इसलिए इस घटना को दबा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को आत्मविश्वास जगाना चाहिए और उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आए दिन हम देखते हैं कि रेप की घटनाएं होती है, कहीं बलात्कार हो रहा होता है, कहीं लूटपाट होती रहती है, कुछ लोग सेक्सुअल हरेसमेंट के शिकार होते हैं। तो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। कानून तो बनते रहते हैं और सरकार भी अपना कार्य करती है।
पुलिस भी अपना कार्य करती है, लेकिन उसे समय लग जाता है। तो इसके लिए यदि हम कुछ स्व सुरक्षा के पॉइंट को अपने जीवन में उतारे, कुछ उनको अपन प्रयास करें, अभ्यास करके ऐसी घटनाओं को हम रोक सकते हैं। इसमें दिया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आधार पर कि भारत में जो बलात्कार की घटनाएं होती है, उसमें भारत चौथे नंबर पर बताया गया है कि ऐसे अपराध की घटनाएं भारत में चौथे नंबर पर है। भारत में एक दिन में औसतन देखे तो 87 रेप की घटनाएं के मामले हमारे सामने आते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जो घटनाएं बड़े लेवल की हो जाती है तो उन्हें हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन यही घटनाएं अगर किसी गांव कस्बे में होती है तो उसे छुपा दिया जाता है, ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं करते हैं। तो इसलिए हम जो आंकड़े दिखाते हैं उसमें पूरी तरह से हम आंकड़े नहीं दिखा पाते हैं। जैसे राजधानी दिल्ली जैसे राज्य में देखें तो रेप एक दिन में 5 से 6 घटनाएं होने के घटनाएं सामने आती है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे बड़े राज्य में घटनाएं अधिक होती है। तो इसमें ताजे आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो कुछ ऐसे राज्य भी है जिसमें आए दिन घटनाएं अधिक होती है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे स्थानों पे अधिक रेप की घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है कि किस तरह से महिलाओं के साथ हिंसा होती है और महिलाएं किस किस तरह से हिंसा का शिकार होती है। इसमें सबसे पहला दिया है कि 21% महिलाएं हैं जो अनजान व्यक्तियों के द्वारा हिंसा की शिकार हो जाती है, जो उनको उन वो किसी को जानती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो 21% महिलाओं के साथ में जो अनजान लोग हैं ऐसे घटना का शिकार महिलाएं हो जाती है। इसके बाद 22% महिलाएं जो है वो ऐसे जान पहचान वाले लोगों के उसमें संपर्क में आने से हिंसा का शिकार होती है। और 30% जो महिलाएं हैं वो अपने रिश्तेदारों के द्वारा ही पीड़ित होती है और वो शोषण की शिकार होती जाती है, चाहे वो अपने पास के रिलेटिव हो, चाहे दूर के रिलेटिव हो, चाहे कई बार होता है चाचा मामा बुआ के बेटे, ऐसे लोगों के द्वारा भी हिंसा की शिकार होती है। 19% जो महिलाएं हैं वो अपने पार्टनर्स के द्वारा हिंसा की शिकार होती है। तो ये कुछ आंकड़े हैं दिखाए जाते हैं कि महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं होती रहती है और इसे रोकने के लिए हमें सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भारतीय राज्यों में अधिकतर बलात्कार के मामले और अपराध दर बताई गई है कि किस क्षेत्र में कितने अपराध होते हैं और उसकी दर बताई गई है। इसमें दिया है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आसाम है, ऐसे राज्य में भी बलात्कार के अधिक हमें मामले दिखाई देते हैं, सुनने को आते हैं। लेकिन जो कम दर वाले राज्य है उनमें भी ऐसे घटनाएं होती है, जैसे लक्षद्वीप है तो छोटा राज्य है, पुडुचेरी भी छोटा राज्य है, लेकिन छोटे राज्यों में भी ये घटनाएं होती है। तो हमें इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसमें दिया है कि सेल्फ डिफेंस लॉ इन इंडिया, भारत में जो कानून बना है कि सेल्फ डिफेंस के माध्यम से आप आईपीएस के कानूनों के अनुसार जो अपराध है उसकी धाराएं कुछ है दी गई है। तो उन धाराओं का हम उल्लेख करते हैं कि 103 और 104, ये दो धाराएं दी है कि अगर पीड़िता के साथ ऐसा कुछ होता है तो वह अपनी आत्मरक्षा के लिए या अगर हत्या हो जाती है, वह अपनी रक्षा के दौरान सामने वाले को जो हमलावर है उसकी हत्या हो जाती है, तो उसे कोई भी हत्या का वो नहीं माना जाता है और वह हत्या नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि उसने अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए ऐसा किया है। कोई जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया है, कोई उसका इरादा नहीं था कि यह इसकी मृत्यु हो जाए, इसकी हत्या हो जाए, लेकिन जब उसके ऊपर हमला करता है और अपने बचाव में ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे हत्या नहीं मानी जाती है। अपने कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं 2012 में। आप सभी जानते हैं कि जो निर्भया रेप कांड हुआ था उसके बाद में कानून में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ संशोधन किया है। 2013 से रेप की परिभाषा को कुछ अलग तरीके से बताया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेप की धमकी देने वाले को भी अपराधी बताया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उस व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को भी सजा
मिलती है। इसलिए यदि आपके पास में ऐसी कोई फोन आता है, आपको कोई धमकी देता है, तो आप भी उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं। बढ़ते रेप के मामलों को देखते हुए पहले जो न्यूनतम सजा थी 7 साल की थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। अगर रेप का कोई मामला होता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, और उसके साथ में अगर पीड़िता की मौत हो जाती है तो उसे भी या किसी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है तो उस ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान 20 साल कर दिया गया है, और उसे 20 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा मौत की सजा भी उसे हो सकती है। अगर पीड़िता की मौत हो जाती है और ऐसे गंभीर आरोप उस पर लगे होते हैं तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। इसके बाद कहा जाता है कि अगर बच्चे अगर ऐसे उसमें शामिल होते हैं तो उन बच्चों को भी सुधार गृह भेज दिया जाता है। उन्हें भी इसके लिए जघन्य अपराध के में आरोपी माना जाता है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत उन बच्चों का मानसिक और शारीरिक आकलन भी करवाया जाता है, और भारतीय दंड संहिता में इनको भी सजा का प्रावधान बताया गया है। इन्हें भी सजा होती है और इन्हें भी सुधारने का मौका दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि सेल्फ डिफेंस की जब बात आती है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि सेल्फ डिफेंस में आज ही हमें कुछ ऐसे टिप्स बता दिए जाएंगे कि जिसका हम तुरंत उपयोग कर सकते हैं, या जूडो सिखा दिया जाएगा या कराटे सिखा दिए जाएंगे। तो ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, इसकी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, उसके बाद में हम अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ रणनीतियां बनाए, कुछ टिप्स बनाए, ताकि अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो उस घटना से हम बच सकते हैं और अपने आप को तथा दूसरों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाने कि नारी असुरक्षा और कारण। तो इसमें नारी के असुरक्षा के कारण है, तो इसको पहले हम इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं कि नारी असुरक्षित क्यों है। तो इसमें आता है सबसे पहले कि आधुनिकता के नाम पर फैशन और पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुनीकरण। तो इसमें हम जानेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति को हम इतना अपनाने जा रहे हैं, अपने भारतीय संस्कृति को एक साइड कर दिया, पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाने जा रहे हैं। हम फैशन के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, जबकि फैशन के माध्यम से हम कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इसमें क्या है, पाश्चात्य संस्कृति क्या है, छोटे कपड़े पहनना। अब आज के समय में एक चलन हो गया है, एक फैशन हो गया है कि छोटे कपड़े अगर जो नहीं पहनता है तो वो लगता है कि इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति को देखिए, विदेशों में भी हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाया जा रहा है, और हम है कि पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। तो पहले के समय में आप देख लीजिए कि साड़ी पहनने के तरीके में कितने बदलाव आ गए हैं। 5 साल पहले अगर हम देखते हैं तो साड़ी पहन करके नारी अपनी भारतीय संस्कृति को दर्शाती थी, और आज ऐसा हो गया कि साड़ी पहनने में भी एक पाश्चात्य संस्कृति दर्शाने लग गए हैं। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी भारतीय वेशभूषा को अपनाना चाहिए, और भारतीय वेशभूषा के को गौरव मानना चाहिए। हमें गौरव अनुभव होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हम अपनी भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। नारी के प्रति सम्मान का भाव, समानता का व्यवहार करना चाहिए। आज के समय में आप सभी देखते हैं कि नारी भी बहुत तरक्की कर रही है। हमारी बच्चियों को देख लीजिए, हर क्लास में फर्स्ट नंबर आती है, हर इसमें देखो अपनी स्मार्टनेस के माध्यम से अच्छा कार्य करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें महिला को पुरुष और महिला में आंका जाता है, नर और नारी में देखा जाता है, कि आज भी हम अपने घर के अगर बेटा होता है तो उसे अधिक महत्व देते हैं, और बेटी होती है उसे कम महत्व दिया जाता है। तो नर और नारी के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए, नारी के प्रति सम्मान भी होना चाहिए और समानता का व्यवहार भी करना चाहिए। छोटी मानसिकता के गुलाम, हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, और आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी हम अपनी मानसिकता का विकास नहीं कर पाए हैं। हम अपने विचारों के, अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल पाए हैं। हम अपने, अभी भी हमारा दृष्टिकोण क्या है, छोटा ही है। हम ऐसी चीजों को महत्व देते हैं कि जो पहले कभी
कहीं आप लोगों के साथ हो चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सास है, अगर सास के साथ में उनकी सास ने कुछ ऐसा किया होता है, तो वो अपनी बहू जब आती है तो बहू के साथ में भी वो वैसा ही व्यवहार करती है। भले वो आज के समय में जी रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह सास वाली बात आ जाती है। बहू और बेटी में फर्क करने के लिए भी छोटी हमारी मानसिकता हो जाती है कि बेटी के साथ में अगर दामाद काम करता है, घर के कामों में हाथ बटाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही बहू के साथ में अगर आपका बेटा थोड़ा काम में हाथ बटा देता है तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है, आप उसे जोरों का गुलाम कहने लग जाते हैं और उनसे काम करने से मना कर देते। तो इस मानसिकता को हमें बदलना है, इस दृष्टिकोण को हमारा बदलना है, और हमें दोनों में कोई परिवर्तन, कोई भेदभाव नहीं रखना है कि काम दोनों छोटा या बड़ा नहीं होता है, दोनों मिलके कर रहे हैं, आपके परिवार में ही सुख शांति का वातावरण रहता है। तो हमें अपने विचारों में भी परिवर्तन लाना है। मीडिया में बढ़ती अश्लीलता को देख लीजिए कि आज कैसे कैसे लड़कियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा एड कराए जाते हैं, जहां उनकी आवश्यकता नहीं होती है उन्हें ऐसे कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है, और फिर वही हमारी बच्चियां देखती है तो उनके भी मन में आता है कि उसने ऐसे ड्रेसेस पहनी थी, हम भी ऐसे पहने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपनी भारतीय संस्कृति को ही अपनाना चाहिए। नारी को भोग्य बताया गया है, लेकिन नारी भोग्य नहीं, निर्मात्री है, देवी है, इनका सम्मान करना चाहिए और इन्हें एक देवी के रूप में ही हमें दिखाना चाहिए। कोई इंटरटेन की वस्तु नहीं है नारी कि उन्हें देख कर उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं या उसे किसी तरह से ऐसे रूप में प्रदर्शित करते हैं। उनका सम्मान करना चाहिए, उसे देवी के रूप में देखना चाहिए, माँ के रूप में देखना चाहिए। बढ़ते व्यसन, आज आप सभी जानते हैं कि बच्चों के अंदर व्यसन अधिक बढ़ते हुए जा रहे हैं, चाहे छोटी क्लास के बच्चे हो चाहे बड़ी क्लास के बच्चे हो, सभी को व्यसन की आदत होते हुए जा रही है। इसमें केवल लड़के ही नहीं कहना चाहिए, लड़कियां भी इसमें बराबर की साझेदारी होती जा रही है, लड़कियों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो घर परिवार में अगर आपके कोई ऐसे व्यसन लेते हैं तो बच्चों को बताएं कि ऐसा नहीं करें, और खुद भी आप उस पर अमल करें कि बच्चों के सामने या तो ना ले या तो फिर आप छोड़ दें, क्योंकि अगर घर परिवार का माहौल ऐसा होता है तो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। दूसरी बात, बच्चे कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में आप सभी देखते हैं कि मजा मौज करते रहते हैं बच्चे, और एक दूसरे को दिखाने के लिए भी, स्मार्टनेस दिखाने के लिए भी बच्चे व्यसन के आदी होते हुए जा रहे हैं। कि कई बार होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है इसलिए हम व्यसन करते हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं तब वो व्यसन करते हैं, कई बच्चों के अन्य कारण होते हैं, ऐसे में व्यसन के आदी होते हैं। तो बच्चों को समझाए कि व्यसन से बचे रहे, क्योंकि व्यसन हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। इसमें हम बताते हैं कि कुछ चीजें क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द डॉट्स एंड डोंट, वुमेन सेल्फ डिफेंस, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि हम इस बारे में जागरूक रहे। सबसे पहले कि सतर्क रहे, चौकन्ना रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पर हैं, दुर्घटनाएं कहीं पर भी होती है, अपराध कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमेशा जागरूक रहे, सतर्क रहे और अपने आप को एक्टिव रखे। तो हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो जागरूकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। आसपास के वातावरण को देखें, अपने आसपास के माहौल को देखें, कहीं अकेले जा भी रहे हैं तो आप जागरूक रहें। हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि सेल फोन पर बात ना करें। कई बार होता है कि हम सेल फोन पे बात करते रहते हैं और आपके पास आजू बाजू क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, उस पर ध्यान नहीं देता है। हमारा ध्यान केंद्रित कहाँ होता है, केवल फोन पर होता है। और आजकल के बच्चों को तो हम देखते हैं कि कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और म्यूजिक सुनते रहते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही इस दुनिया के ऐसे आसपास के माहौल से बेखबर हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि बस फोन है और मैं हूँ, बाकी आसपास क्या हो रही है, क्या हलचल चल रही है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। तो आपको सेल फोन का उपयोग कम करना है। हाँ, आप उस समय सेल फोन का उपयोग कर सकते हैं कि घर के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से बातचीत करनी है तो आप बात कर दीजिए, आप कहाँ पर है बता दीजिए, और उसके बाद में आप अपना फोन जेब में रख ले। अकेले स्थानों पर ना जाएं, हमेशा समूह के स्थानों पर जाना बेहतर समझे। विशेष रूप से देर रात में आप सफर ना करें। अगर आपको ऐसा कहीं जाना भी पड़े अकेले तो आप किसी को साथ लेके जाएं, या तो फिर दिन में ही ऐसे कुछ सामूहिक स्थानों पर जाकर के अपना जो भी काम है वो करें। और सामूहिक स्थानों पर जाना इसलिए क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, तो आपके ऊपर कोई भी ऐसी हमला नहीं हो सकता, कोई दुर्घटना आपके साथ में नहीं हो सकती है।
अगर देर रात में भी आपको सफर करना पड़े तो आप ध्यान रखिए कि खाली बस में सफर ना करें। जहां यात्री वो पैसेंजर्स वो ऐसी भरी वाली बस में आप सफर करें तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हम इन तथ्यों पर भी ध्यान दें कि इन तथ्यों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हमारे लिए आत्मबल और आत्मविश्वास कितना आवश्यक है। आत्मबल से भरपूर व्यक्ति कभी भी डरता नहीं है, निडर रहता है और कैसे भी परिस्थिति से सामना करने के लिए तत्पर रहता है। साहस और शौर्य, हिम्मत हमेशा अपने साथ होनी चाहिए। कहते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण हथियार क्या है? आत्मबल है, साहस है। अगर साहस के साथ कोई भी कार्य करे तो वो असंभव नहीं होता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ भी जाए या हमलावर आपके सामने हो और आप कहूँ से डरे सहमे बिल्कुल भी नहीं, आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करें। अगर ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत ताकतवर है तो ऐसी स्थिति में आप वहां से भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाए या मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं। सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, अपने कानों को खुला रखें और हमेशा जागरूक रहे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, आपको कोई गलत दृष्टि से देख तो नहीं रहा है। इन चीजों के लिए चौकन्ना रहे। त्वरित बुद्धि, त्वरित निर्णय आपको लेना चाहिए। कई बार होता है कि ऐसी घटनाएं हो जाती है और आपका फोन भी नहीं लगता है और आप किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने दिमाग दिमाग का उपयोग करें और तुरंत वहां से भाग जाए या तो फिर आप कहीं पर ऐसे स्थान पर चले जाए जहां पर भीड़ भाड़ हो या फिर ऐसी स्थिति हो कि भीड़ भाड़ ना हो लेकिन किसी का घर हो तो आप ऐसे में किसी के घर भी जा सकते हैं और उन्हें अपनी स्थिति बता सकते हैं या एटीएम में जा सकते हैं। तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखिए। मर्यादित व्यवहार, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, मर्यादित है तो आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे आपको परेशानी हो, लेकिन अपना व्यवहार भी मर्यादित रखना चाहिए। धीर गंभीर व्यक्तित्व होना चाहिए। आप यदि ऑफिस में काम करते हैं तो आप किसी के साथ भी अनावश्यक बातचीत ना करें, अनावश्यक मजाक ना करें ताकि किसी को बुरा लगे। अपने व्यक्तित्व को धीर गंभीर बनाए रखें। आप उस तरह से बात करें, नपी तुली बातों में बात करें ताकि आपका व्यक्तित्व प्रखर दिखाई दे, आपका व्यक्तित्व अच्छा दिखाई दे। तो सामने वाले की कभी हिम्मत ही ना हो कि आपको गलत दृष्टि से देखे या आपके ऊपर किसी तरह का अटैक करने के विषय में सोचे। मित्र सोच समझ कर बनाए, परख कर बनाए। आपकी इसके ऊपर विस्तृत कक्षा हो गई है तो अपने बच्चे को जरूर समझाए कि जो उनके दोस्त हैं वो उनके हित के लिए हो, उनके आगे बढ़ाने के लिए हो। ऐसे मित्र बनाए, सोच समझ कर बनाए। ऐसे मित्र ना बनाए कि जो आपका पीछे खींचे या आपको किसी गलत राह पर लेके जाए। मित्र हमेशा सही मार्ग पर सन्मार्ग देने वाले मित्र बनाए। देर रात तक बाहर ना रहे। कई बार होता है कि आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको रात हो जाती है, तो कोशिश ये करें कि अगर आप टू व्हीलर से जाती है तो आप हेलमेट जरूर ले जाएं, क्योंकि ये आपका एक साधन हो सकता है, आपकी रक्षा के में सहायक हो सकता है। और किसी को लिफ्ट ना दे, किसी के सामने अपनी बाइक हो या जो भी हो आप ना रोके। अगर आप फोर व्हीलर से जाती है तो भी इस बात का ध्यान रखें कि अंधेरे जगह पर या सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी पार्क ना करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर पार्क करें। कोई लिफ्ट के लिए बोलता है तो अपना शीशा ना खोले, गेट ना खोले और किसी को अनजान व्यक्ति को लिफ्ट ना दे। सदैव अपने साथ रक्षात्मक साधन लेकर चले। अब रक्षात्मक साधन में क्या रख सकते हैं तो उसमें है पेन है, पेंसिल है, चाबी है, पेपर स्प्रे है। आप ऐसी चीजें ड्यू वगैरह है अपने पर्स में रखें ताकि कभी ऐसे समय आता है और कभी ऐसे अपनी रक्षा की जरूरत होती है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और इस पेपर स्प्रे के माध्यम से उन्हें थोड़ी देर के लिए दूर कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। नारी ही नारी को संरक्षण दे। आप सभी जानते हैं कि नारी अगर नारी को संरक्षण देने लगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होती है। आजकल घर परिवार में ही नारी सुरक्षित नहीं है। कई बार होता है कि घर परिवार में बहू है तो कभी सास मतलब ससुर की दृष्टि बहू पर गलत रहती है, जेठ की रहती है, देवर की रहती है। तो बहू अपनी सास को बता भी देती है लेकिन सास उसे दबा देती है कि कोई कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं बताना। लेकिन इससे क्या होता है कि उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है और उसकी उस नारी का शोषण होते रहता है। तो इसीलिए वो आगे आए, सास भी आगे आए, अगर दिरानी जेठानी है तो सब मिलकर इस बात का सामना करे और ऐसी घटनाओं को रोके और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से बच सकते हैं। तो घर में भी अच्छा वातावरण रहेगा। इसमें है बताया गया है कि बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट अवर कैरेक्टर। अपनी बॉडी लैंग्वेज ही आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें सबसे पहला दिया है कि शारीरिक मर्यादाओं का ध्यान रखें, कंधे पीठ पर थपथपाना आदि इन चीजों का ध्यान रखें।
हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि अपनी मर्यादा को ना लांगे। और कई बार होता है कि बच्चे जब स्कूल से या कॉलेज से निकलते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होते हैं कोई भी बात बताने के लिए। तो उस समय एक तो अपनी सहेली मिल जाती है। कई बार होते हैं बच्चे अलग अलग सेक्शन में होते हैं लेकिन फ्रेंडशिप है, तो जैसे क्लासरूम से बाहर निकलते हैं या फिर स्कूल से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे को एकदम से गले लगा लेते हैं, या कंधे पर हाथ रख के बात करते हैं, या पीठ थपथपाते हैं, या अलग जगह पर टच करते हैं। तो बच्चों को बताएं कि ऐसा ना करें। कई बार होता है कि हमको तो पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला दूर से देखते रहता है और उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है। एक बार उसने ऐसा देख लिया तो हो सकता है उनको लगता है कि बार बार ऐसी घटनाएं होगी, और फिर वह आपके साथ में कुछ भी करने के विषय में सोचने लगता है। तो हमें अपनी शारीरिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वॉच योर वाई ऑफ टॉकिंग वॉकिंग, आप अपनी चाल ढाल को भी शालीन रखें। हम कैसे चल रहे हैं, इतरा के ना चले, मटक कर ना चले, क्योंकि यह भी हमारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी चाल ढाल कैसी है। कभी होता है कि बच्चे किसी एक्साइटमेंट में आकर कैसे भी चलने लग जाते हैं तो उन्हें भी लोग देखते हैं। वो आप अकेले चल रहे हो ये तो बात अलग है, लेकिन आपको 8-10 लोग देखते रहते हैं। कई बार होता है कि कई बच्चे क्लास से जैसे छूटते हैं तो डांस करने लग जाते हैं खुशी के मारे, या छुट्टी आ जाती है तो उसमें ऐसा करने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। इसके बाद आता है कि हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। आज के लिए हम अपनी वेशभूषा को शालीन रखें, फैशन की सीमाएं जाने और उसको समझे। कई बार होता है कि बच्चे इतने छोटे और तंग कपड़े पहन लेते हैं कि नहीं देखने वाला भी उनकी तरफ देखने लग जाता है और वो हंसी की पात्र बन जाती है। तो फैशन ही क्या हो जाता है, उनके लिए समस्या बन जाती है। आजकल मेकअप भी इतना अधिक कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं कि अगर मेकअप उतार रहे तो बहुत अजीब सी दिखती है, और मेकअप करे तो अच्छी तो दिखती है, लेकिन मेकअप के चक्कर में उनमें कई सारी समस्याओं से वो घिर जाती है। इसलिए मेकअप भी करे, फैशन करे, अपनी वेशभूषा को भी शालीन रखे, सभ्य रखे, तो वह बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसी घटनाओं के उसे सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें आंखों की मर्यादा दी है, हाव भाव कैसे होने चाहिए। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो अपने हाव भाव शालीन होनी चाहिए, सभ्य होने चाहिए। अपनी आंखों में एक मर्यादा होनी चाहिए कि हम किससे किस तरह से बात कर रहे हैं। हमारी आंखें बता देती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम किस तरह से किसके विषय में बात कर रहे हैं, या तो फिर हम सामने वालों को किस नजर से देख रहे हैं और इसे क्या हमारी रिस्पेक्ट है। ये हम सामने वाला भाप लेता है हमारी आंखों को देखकर। तो इसीलिए हमें आदर सम्मान के भाव से बात करना चाहिए, अपने बड़े होने के सम्मान से बात करना चाहिए, ऐसे बच्चों को बताना चाहिए। इसके बाद आता है कुछ वर्ड्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी पर्सनालिटी को। हमारी पर्सनालिटी कैसी है ये हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा व्यक्तित्व ये हमें बताता है। वॉच यूर वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। इसमें आती है वाणी। हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। हमारी वाणी किसी के प्रति कटु ना हो, व्यंग्यात्मक शब्दों का हम प्रयोग ना करें ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। हमारे बातचीत का तरीका ऐसा हो कि उसके दो अर्थ ना निकले। ऐसी बातचीत हो कि साफ सुथरी बातें हो कि सामने वाले को हमने एक बार बोला और उसका जो भी अर्थ है वो सही ही अर्थ समझे। ऐसे नहीं कि हमने बोला कुछ है और उसका अर्थ सामने वाले ने गलत निकाल लिया, तो उसकी इसमें भी हम समस्या में फंस सकते हैं। तो हमारी बातें हो तो साफ सुथरी हो और अच्छी हो। और मजाक किसी से ना करें, क्योंकि आज तो हम किसी का मजाक उड़ा देंगे, लेकिन कल में उसे बुरा लग जाए और वो उसके अंदर बदले की भावना आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। और वो कहीं ना कहीं अगर बदले की भावना उसके अंदर आई तो फिर वो आपके साथ में कुछ बुरा करने के विषय में ताना बाना बोलने लग जाता है। और भले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन उसके जब मन में ऐसे वो ठान लेता है तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ फिर गलत करने के विषय में सोच सकता है और आप फिर किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इसलिए किसी के साथ भी भुआड़ और फिजूल की मजाक ना करें। सदैव सार्थक और अर्थपूर्ण चर्चा करें, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे मित्रों के साथ हो, चाहे आप ससुराल पक्ष हो, चाहे मायके पक्ष हो, उनके साथ में सदैव अच्छी चर्चा करें, सादगीपूर्ण चर्चा करें, पारिवारिक रूप से चर्चा करें और ऐसे चर्चा करें जिससे हमारा विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो। क्योंकि हम जिस तरह की चर्चा करेंगे अब बच्चे भी उस तरह से सीखते हैं। हम किस तरह से आदर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किस तरह से चर्चा करते हैं, तो बच्चे बोल करके नहीं सीखते उतना कि देख करके सीखते हैं। तो इसलिए सार्थक और अर्थपूर्ण चर्चा करें। इसमें बताया गया कि हमारे व्हाट्स योर वे ऑफ टॉकिंग, तो हम कैसे बातचीत
का हमारा क्या भाव है, किस तरह से किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो हमारा जो भाव हो शालीन हो, सभ्य हो, हम आंखें मटकाकर बातचीत ना करें, हम अपनी नजरें झुकाकर बात करें, सामने वाले से जब बात भी कर रहे हैं तो निरंतर उसकी तरफ ना देखे, उसके आंखों में आंखें मिलाकर लगातार ना देखे, मुंह बिचकाना या फिर मुंह बनाना, इतराना, ये सब ना करें, शालीन तरीके से बातचीत करें, कभी भी ओवर एक्टिंग ना करें। कई बार होता है कि बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में किसी को कोई बात बताते हैं तो बहुत एक्शन के साथ में बताते हैं और इसका गलत प्रभाव जाता है, सामने वाला तो ये देखता है कि ये किस तरह से बातचीत कर रही है, तो उसके हाव भाव से वो जान लेता है कि यह किस तरीके से इसका व्यक्तित्व है। यह इसके साथ कुछ गलत करने पर भी अगर ये किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि ये उसको जान रहे हैं कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, हाथ नचा के बात करना, छू कर बात करना, ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं हम ऐसे घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को बातचीत के तरीके से शालीन और सभ्य रखें। विचित्र हाव भाव वाले पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया की आपकी क्लास हो गई है, उसमें आपको बताया कि सोशल मीडिया हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है, जितनी सुविधाजनक है उतनी नुकसानदायक भी है। तो विचित्र हाव भाव वाली पोज बनाकर फोटो खींचकर अपलोड ना करें, आकर्षक भाव भंगिमा के साथ में आप फोटो खींच लेते हैं और सोशल मीडिया पर आप डाल देते हैं, तो उसमें केवल आप ही नहीं, उसमें कितने सारे लोग जुड़े होते हैं वो सभी देखते हैं। कल आपको बताया ही दिया है कि सोशल मीडिया में कैसे चेहरा किसी का होता है और बॉडी किसी की होती है, और उसको एडिट करके आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, इसलिए आप सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल फोटोज ना डालें, फैमिली मैटर्स की जो पर्सनल बातें हैं वो ना डालें, वीडियो आजकल रील बनाने का बहुत ही चलन हो गया है, बच्चे न जाने किस किस तरह की वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो ऐसे रील आपके सभी देखते हैं, जानते हैं कि ये आपका पेज है, आपका सोशल मीडिया है, आपने इस पर अपना आईडी प्रूफ डाला हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार जो सोशल मीडिया पर चीज डल जाती है वो सभी के लिए हो जाती है, वो उस पर कोई यानी कोई भी खोलकर देख सकता है, तो सावधानी के लिए आपको ऐसे वीडियो और ऐसे रील्स बनाकर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपके आसपास के लोग भी आपकी वीडियोस देखते हैं और आपके विषय में उनकी धारणा गलत हो जाती है और आप पर वो फिर अटैक करने के विषय में सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत स्वतंत्र विचारों वाली है, इसके साथ हम कुछ भी कर ले तो यह किसी को बताएगी नहीं और ना ही ये कोई मना करेगी, तो ऐसे गलत विचार आने से आपके साथ में ऐसी कोई घटना हो सकती है, इसलिए आप ऐसे चीजों से बचे रहें। आप अपना फेसबुक यूज करती है तो उसे भी सावधानी पूर्वक यूज करें, ऐसे दोस्त ना बनाए जो जान पहचान के ना हो, उनके साथ में चैटिंग ना करें, उनके साथ में ऐसी बातचीत ना करें कि आगे चल के वो आपको ब्लैकमेल करे या परेशान करे और उसके बाद आप किसी तरह की कोई भी घटना में फंस जाए, ऐसे कार्य ना करें, इसलिए सोशल मीडिया से भी सावधान रहें। बी केयरफुल ड्यूरिंग जर्नी, जब आप यात्रा पर जाते हैं तो कुछ सावधानियां हैं उसे बरतने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर आप अपने पास रखिए, हो सके तो स्पीड डायल में रखिए कि कब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप तुरंत ही पुलिस को कॉल कर ले, उसके बाद माता पिता परिवार वालों को कॉल करें। कई बार होता है कि आपकी कॉल नहीं लग रही है तो आप बातचीत करने का नाटक भी कर सकते हैं, अगर और यह बात ड्राइवर को पता होनी चाहिए कि आप बात कर रही हैं और आपको परिवार वालों को पता है। गाड़ी का नंबर नोट करें, आप जिस ऑटो या टैक्सी में जा रही है तो सबसे पहले गाड़ी का नंबर नोट करें, ड्राइवर की तस्वीर ले ले और उन्हें पहले पता अपने परिवार वालों को भेज दे कि मैं इस ऑटो से आ रही हूँ या इस टैक्सी से आ रही हूँ, ये ड्राइवर की तस्वीर भेज दी है, अपने परिवार वालों को ये जरूर बता दें। इस विषय में एक सच्ची घटना बता रही, अभी ये जो शिविर चल रहा है इससे बहुत लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अभी हम टोली गए थे तो एक ऐसी घटना एक बच्चे के साथ हो गई, तो उसकी मम्मी ने ये सत्र किया और मम्मी ने अपनी बच्ची के साथ ये सारी बातें शेयर की, तो उस बच्ची ने अपनी फ्रेंड से ये बातें कही, तो एक दिन वो ऐसे ट्यूशन जा रही थी, उसके पीछे चार लड़के जाने लगे, तो पहले तो वो थोड़ा डर गई, लेकिन उसके अंदर हिम्मत आई, क्यों? क्योंकि उस बच्ची ने बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले भगवान को याद करो, तो उसने सबसे पहले भगवान को याद किया और मन ही मन गायत्री मंत्र बोलने लगी, गायत्री मंत्र बोलने से उसके अंदर हिम्मत आ गई और हिम्मत आने पर उसने अपना फोन निकाला और फोन मतलब लगाया नहीं घर पे, लेकिन बात करने का नाटक किया और उसने जोर जोर से बोलने लगी कि पापा मैं इस रास्ते से आ रही हूँ और मेरे मतलब मैं यहाँ इतने समय में पहुंच जाऊंगी, आप कहाँ पर है, आप कितनी देर में मुझे लेने आ रहे हैं, तो मतलब इस तरह से उस बच्ची ने बातें की, तो वो जो लड़के थे उनके पीछे चल रहे थे वो लड़के उसकी बातचीत
बातचीत सुन रहे थे। बस 4 कदम आगे जाकर बच्ची बात करते हुए फुल स्पीड में, उसने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कॉल नहीं हो रही है, मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो अपनी बातों में इतनी ऐसे बात करते रही और उन लड़कों ने सुना और वो लड़के वहीं से वापस हो गए। अब वो बाद में आकर के अपने सहेली को उसने धन्यवाद दिया कि आज आप अगर ये बात नहीं बताती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो आप जरूर जो क्लास कर रहे हैं अपने बच्चों को ये सब बातें बताएं। तो उस दिन इतनी खुश हो रही थी कि जो आपने ये कन्या कौशल शिविर का जो प्रोग्राम चलाया है तो हमारी बच्चियों के लिए बोले बहुत ही अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि बच्चे हमारी जो है सावधान हो रही है, जागरूक हो रही है और ऐसी घटनाएं मतलब कम हो सकती है। अगर बच्चियां सावधान हो जाए, माता पिता सावधान हो जाए तो ऐसी घटनाएं कम होती है। इसके बाद में आप ड्राइवर के साथ में जा रहे हैं तो नियमित रास्ते से ही चले। ऐसा नहीं कि ड्राइवर ने बोला कि हम दूसरे रास्ते से चलते और यहाँ पर जो नियमित रास्ता है उस पर ट्रैफिक मिल रहा है या फिर हम लंबा रास्ता है तो उसे स्पष्ट मना कर दे कि नहीं, जो हम नियमित रास्ते से डेली जाते हैं उसी रास्ते से हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे स्पष्ट मना कर दे तो वो नियमित पथ पर ही चलने के लिए प्रेरित करें। कई बार होता है कि ड्राइवर फिर भी नहीं मानता है और आपको लेके चला जाता है, तो उस समय आप ऐसा कर सकती हैं कि आपके पास पर्स हो, दुपट्टा हो, तो पीछे से आप ड्राइवर की गर्दन पर दुपट्टा या पर्स का लेके मजबूती से पकड़ ले। जब तक वो पूरी तरह से वो नहीं हो जाता है, आपको उतारने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, जोर जोर से आप चिल्लाए भी, आवाज भी लगाए, मदद के लिए बुलाए और वह फिर उससे बाध्य हो जाएगा कि वो आपको वहीं पर उतार दे। और कई बार ऐसे हो जाता है कि अनजान लोगों को भी के लिए भी आप जिसने आपने जो टैक्सी या ऑटो में आप जा रहे हैं तो उसमें भी वो बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें स्पष्ट मना कर दे कि हम जो ऑटो हमने बुक किया है हम अकेले जाएंगे और हम घर परिवार के लोगों के साथ फिर बातचीत करें। और उन्हें बाध्य हो जाता है वो ड्राइवर कि आपको घर तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। अनजान लोगों से मित्रता ना करें। जब आप सफर कर रहे होते हैं तो आजकल ट्रेन में, मेट्रो में, आप जहाँ भी सफर करते हैं अनजान लोगों से सावधान रहे, मित्रता ना करें। कोई भी अपने अपने से जो आप वहां से जा रहे हैं उसे साझा ना करें। अपना संपर्क विवरण साझा ना करें। कई बार होता है कि 24-25 घंटे की जर्नी होती है तो आमने सामने के बर्थ पर बैठे होते हैं तो बातचीत होते रहती है, तो हम अपना विवरण दे देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, ये सारी डिटेल्स दे देते हैं। तो ऐसा ना करें कि कई बार होता है कि वो आप के लिए गलत फील करे और फिर आपको ब्लैकमेल कर सकता है या कर सकता है, अपना मोबाइल नंबर ना दे, अपनी कोई भी डिटेल्स उन्हें ना दे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सफर कर रहे हैं तो कहीं पर भी ऐसे खाद्य पदार्थ ना ले, कोई जूस, प्रसाद, कोई भी ऐसा ना ले। आजकल हर चीज में कुछ ना कुछ मिलाकर दे दिया जाता है, फिर आप बेहोश हो गए, अगर आप के नशा आ गया पे तो उनका वो आपको गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए कोई भी चीज कोई अगर देता है तो उसे बिल्कुल ना ले। आजकल साबुन में भी ऐसी चीजें मिलाकर देने लग गए कि अगर आप हैंड वॉश के लिए साबुन किसका यूज करते हो सकता लचीला पदार्थ हो तो आप शिकार हो सकते हैं, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। इसके पश्चात अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने। तो आज की महती आवश्यकता है कि हर, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उनको आत्मनिर्भर बने रहने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें जूडो, कराटे, लाठी चलाना ये सीखना चाहिए। और यह कई स्कूलों में तो चलाते भी है, लेकिन जिन स्कूलों में नहीं चलाते हैं तो आप कोशिश करें कि उन्हें चलाए और बच्चों को सशक्त बनाए। इसमें लड़कियां ही नहीं लड़कों को भी सिखाए, उनको भी इस चीज की आवश्यकता है। परिवार में लड़कों को भी नैतिकता का पाठ पढ़ाए, चरित्र निष्ठा का ज्ञान दे, नारी शक्ति के प्रति सम्मान का भाव जगाए। सबसे पहली पाठशाला बच्चों की अपना घर होता है, अपने घर से ही अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाए, नारी के प्रति सम्मान का भाव करना सिखाए। जिस तरह से अपनी बहन के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपनी भाभी के प्रति सम्मान का भाव होता है, ऐसे ही बच्चों को बताए कि किसी और की भी तो बहन बहन ही होती है, किसी और की भी माँ माँ होती है, किसी और की भाभी भाभी होती है, उनके प्रति भी हमारा सम्मान का ही भाव होता है। यदि आपकी बहन के साथ कुछ गलत होता है तो आप किस तरह से आग बबूला हो जाते हैं और उस पे लड़ाई झगड़े और मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, ठीक सामने वाले की भी ऐसी स्थिति होती है, तो उसके विषय में भी जाने कि आप किसी के बहन के साथ गलत कर रहे हैं तो उसकी भी यही स्थिति होती है। तो इसीलिए आप सबका सम्मान करना सीखे और नारी का सम्मान करना सीखे, उसके अंदर उसके लिए सम्मान का भाव अपने मन में जगाए, तो ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लग सकता है। समाज में नारी का सम्मान और सुरक्षा
सुरक्षा का वातावरण ऐसे में बनता हुआ चला जाए, क्योंकि हम अपने बच्चों को अभी से ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि नर और नारी समान है, दोनों के लिए सम्मान आवश्यक है। गांव में, विद्यालय में, पार्क में आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दे। यदि आप कोई आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग जानते हैं या आप टिप्स जानते हैं, तो आप ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, या तो फिर आप जैसे पीटी टीचर स्कूलों में होते हैं, वैसे सेल्फ डिफेंस के टीचर भी होते हैं, तो आप उनको बुला करके बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, बच्चियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन दोनों को ही दे, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, दोनों को ही आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग अवश्य दें। इसमें बताया गया ये 4 A's ऑफ पर्सनल सेफ्टी। इसमें 4 चीजें जो है हमारी सेफ्टी के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको देख कर ही जान जाए कि इसके साथ में कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, और ऊर्जा से भरा हुआ आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आपके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई डर या सिकन नहीं होना चाहिए, स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, आत्मबल से भरा होना चाहिए, तो आप ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। फिर दिया आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट किस तरह से, 2 प्रकार की आई कांटेक्ट होती है। एक तो आप कोई आपको बार बार देख रहा है या घूर रहा है, तो आप उसके तरफ गुस्से से देखें तो वह पीछे हट जाएगा। और एक देखने का तरीका ये होता है कि सामने वाले को लगता है कि आप उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि हम किस तरह से देखें और किस तरह से सामने वाले से बातचीत करें। इसमें दिया है सेल्फ डिफेंस में अवेयरनेस। हमें अवेयर होके रहना है, जागरूक होके रहना है। पहले देखना है, सुनना है, फील करना है। हम ये तीनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जिस रास्ते से चल रही हूँ तो मुझे कोई देख रहा है, फिर हम महसूस कर रहे हैं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो बहुत ऐसी जगह से आप तुरंत जल्दी जल्दी से भीड़ भाड़ वाली जगह पर चले जाएं, अपने आप को सुरक्षित कर ले, ताकि आप किसी घटना के शिकार ना हो सके। फिर इसमें आता है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडेंस। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें अवॉइड भी करनी पड़ती है। हर बार उलझना ठीक नहीं होता है, कई बार हमें इसे इग्नोर भी करना पड़ता है, अवॉइड भी करना पड़ता है, और सुरक्षित स्थान पर हमें चले जाना होता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि ऐसी घटनाएं रेसिडेंस जगह पे होती है, चलते समय भी रॉबरी की घटनाएं होती है, लूटपाट की घटना होती है। आपको पता नहीं होता है कि आप अपने साइड से चल रहे होते हैं और चलते चलते कई बार किसी की चेन खींच ली जाती है, किसी के साथ में छेड़खानी कर ली जाती है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान देना है। अगर आप लड़ सकते हैं तो लड़े, नहीं तो कई बार अवॉइड करके वहां से चले जाएं। ऐसी घटनाएं कार पार्किंग में भी होती है। आप सामान लेके आते हैं, आपकी गाड़ी में पार्क है, आप गेट खोलते समय भी आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है। तब आपको जागरूक रहना है, चौकन्ना रहना है, और आपको तो अपने आप को सुरक्षित करना है। एक्शन की बात आती है कि आपको एक्शन भी लेना है जब ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसमें दिया गया है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दिया है मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस है, आर्मरी है। तो इसमें सेल्फ डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें सबसे ये जो रेड कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये प्राइमरी पॉइंट है, और जो ब्लू कलर के है वो सेकेंडरी पॉइंट है। तो ये जितने भी पॉइंट है ये बहुत ही सेंसिटिव है। आपके साथ में अगर कोई हमलावर ऐसे आप घटना के शिकार होती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उनकी आंखों में दोनों उंगलियां डाल करके बहुत जोर से उसकी आंखों में आप उंगलियां मार सकती है। तो आंखों में अगर उंगलियां जाती है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे कुछ हो जाता है, वो पीछे हट जाता है, तो आप वहां से भाग सकते हैं। फिर है गले के वहां पे होता है, इसे तेज से दबाने से या बहुत जोर से मुक्का मारने से भी यहाँ पर कुछ अटका अटका सा लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है, तो आप ऐसी सिचुएशन में भी हमलावर से बच सकते हैं। उसके बाद जो सेंसिटिव पॉइंट है उस पर भी आप किक मार करके और उसे थोड़ी देर के लिए दूर कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। फिर ये जो ब्लू पॉइंट है, ये नाभि वाला हिस्सा होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसमें बहुत जोर से मुक्का बनाकर आप उसे मारे तो ये भी पीछे हट जाएगा, और किसी तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बाद घुटने वाला भाग भी सेंसिटिव होता है, इस पर भी आप पैर मार करके या मार करके आप इसको फिर दूर कर सकते हैं। ये जो भी पॉइंट है फील वाले, अगर पीछे से किसी ने पकड़ा है तो आप जोर से अपने पैर अपना पंजे उसके पंजे पर मारेंगे, तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको हम रोक सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें मार्शल आर्ट्स दिया हुआ है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सारे टिप्स सिखाए जाते हैं कि किस तरह से आप
की पर्सनालिटी आप डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो ऐसी कक्षाएं आप लोग जरूर चलाएं और बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी अवश्य दें। फिर सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक्स हैं। आप यहाँ वीडियो के माध्यम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि बच्चियों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आप अपना बचाव कर सकती है। तो इस तरह से सेल्फ डिफेंस की कक्षाएं भी आप स्कूलों में चलाकर या ग्रुप में आप 8-10 बच्चे इकट्ठे कर ले। आपको भी अगर आपने सीखा है तो आप खुद ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, नहीं तो ट्रेनिंग टीचर भी आप हायर कर सकते हैं। या तो यूट्यूब के माध्यम से भी, उसमें भी बहुत सारी ऐसे यूट्यूब में वीडियो डली हुई है कि उसको देख कर भी बच्चियां सीख सकती है सेल्फ डिफेंस और आगे बढ़ सकते हैं। अनावश्यक वीडियो ना देखे, अपने काम की वीडियो देख ले, अपनी रक्षा के लिए ये वीडियो देख ले। इसके बाद आर्मरी, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास हमेशा रहती है और हम उसका उपयोग करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है चाबी। चाबी सभी के पास में होती है और अगर ऐसा कुछ हो तो चाबी को इस तरह हथौड़े की तरह से पकड़े, ऐसे पकड़े मुट्ठी में बांध के और उसके ऊपर ऐसे मारे, क्योंकि ऐसा मारने से तो लगेगा नहीं। जब आपके ऊपर अटैक होता है तो चाबी को ऐसे पकड़ के ऐसे कहीं पर भी चुप होती है तो थोड़ी देर के लिए वह पीछे हट जाएगा, फिर आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। पानी की बोतल है आपके पास, तो आप पानी की बोतल भी मार करके अपने आप को बचा सकते हैं। हाथ के माध्यम से आप बचा सकते हैं कि हाथ हमारा कितना महत्वपूर्ण है। कोई साधन नहीं है आपके पास में लेकिन आपका हाथ मजबूत है, आपका आत्मविश्वास मजबूत है, तो आप उससे भी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। साधारण सी मुट्ठी बनाने में ऐसे हम मुट्ठी बनाते हैं और तेज से किसी को मारते हैं तो ये लगती नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह से मुट्ठी बनाते हैं, पहले एक पॉइंट लेते फिर दूसरा, फिर ऐसे करके ऐसे रखते हैं और ये मुट्ठी हमारी इतनी मजबूत होती है और जब हम ऐसे मारते हैं तो ये इस मुट्ठी का दबाव बहुत अधिक होता है। तो सामने वाले के अगर आप पीछे से कोई पकड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसके मुंह पे ऐसे मारते हैं तो उसकी बत्ती सी हिल जाएगी और उसे दिक्कत हो जाएगी। अगर नाक पे मारते हैं तो नाक से ब्लड आ जाएगा, अगर चिन पे मारते हैं तो उसको भी दिक्कत होगी। इसलिए ऐसी चीजों पर आप ऐसे मजबूत मुट्ठी बनाकर उसको मार सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई पकड़ता है हाथ और आपको पता है कि हम छुड़ा पाने में असमर्थ है, तो थोड़ा सा अपने शरीर को ढीला करें और ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये पोर्शन बहुत मजबूत होता है। क्योंकि महिलाएं क्या करती है कि घर का जो काम करती है, घर के काम करते करते ये वाले पार्ट्स हमारे मजबूत हो जाते हैं। हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोते धोते ये पार्ट मजबूत हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ताकत होती है। तो अगर कोई आपको पकड़ रहा है या परेशान कर रहा है तो आप डायरेक्ट लेके उसके गर्दन पे ऐसे तेज से इस चीज को मार सकते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाएगा। बाकी आपका हथेली है, हथेली भी इतनी मजबूत होती है कि कस करके आप पूरी ताकत के साथ थप्पड़ मारोगे तो गाल पर भी पूरी उंगलियां उमड़ जाएगी और वो पीछे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस हाथ से बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोटी बेलना, हम कितने सारे काम करते हैं, तो ये हमारे हाथ मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए हम हाथ का उपयोग करके भी अपने आप को बचा सकते हैं। कई बार अगर पीछे से आपको पकड़ा हो, आगे हम वीडियो में दिखाएंगे, तो जो अपना सिर वाला भाग होता है हल्का सा नीचे होके जोर से उसके चिन पर अपना सिर वाला भाग मारे तो थोड़ी देर के लिए वो पीछे हट के हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल अपने पास होती है, पेन होता है, तो उसको भी चुभा कर बच सकते हैं। छाता वगैरह ऐसा कुछ हो तो उसको मार करके हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, या तो फिर किसी को मदद के लिए भी बुला सकते हैं। इसके बाद आता है कि हमें कुछ योगासन भी करने की आवश्यकता होती है। अगर हम योगासन ना करें, अपने आप अपनी बॉडी को फिट ना रखें, तो हम ऐसी चीजों के शिकार हो सकते हैं। अब ऐसा है कि आप कई बार पहले उनसे उलझ गए हैं और उसके मन में आपके लिए बदले की भावना है और आप कभी अकेले में उन्हें मिल गए, तो वो जरूर आप पर अटैक करने के विषय में सोचेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी बॉडी फिट है, आप योगासन करती है और आपकी बॉडी स्फूर्तिवान है, तो आप वहां से भाग सकती है। तो क्योंकि वो आपका पीछा करेगा तो थोड़ी देर आपका पीछा करेगा और उसके बाद थक जाएगा। अगर आप ही थक गए और आप रुक गए तो आपके ऊपर वो अटैक कर सकता है। इसलिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए योगासन जरूरी है। तो आप कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा योगासन जरूर करें और अपने आप को फिट करें। हमारी पैरों की मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप किक मारने जा रहे हो, आप पैर उठाने की कोशिश कर रहे हो और आपका पैर ही नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कभी योगा नहीं किया, अपने आप को फिट नहीं रखा। इसलिए अपने को फिट रखना है और हर परिस्थिति के सामना करने के लिए तैयार रहना है। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम से हमारा आत्मबल मनोबल बढ़ता है और हम सुरक्षित रहते हैं। प्राणायाम से हमारी बुद्धि भी तेज होती है और तुरंत निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर आती है और इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। अगर हम नित्य प्रति आधा घंटा या 15 मिनट प्राणायाम करें
तो हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। और कई बार आप अपने बचाव के लिए आपको दौड़ना पड़े, आपके पीछे कोई दौड़ रहा है और आपको आगे भागना है, तो आप भागे, अगर प्राणायाम करती है तो बहुत तेज से भाग सकती है। अगर प्राणायाम नहीं किया तो थोड़ी देर में आपकी सांस फूल जाएगी और आप उसके पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए आपको प्राणायाम नित्य प्रति करना चाहिए। कुछ हम इन सूत्रों को भी हमें ध्यान में रखना है। कन्या मंडल बनाए ताकि बच्चियों को आप अधिक से अधिक जानकारी दे सके, उन्हें सुरक्षित करने के उपाय बता सके, कुछ टिप्स दे सके। इसके साथ साथ में आपको बच्चों को ये बताना है कि नित्य प्रति जप, ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय करें ताकि आपका आत्मबल बढ़े, आपका मन एकाग्र हो, आप कोई भी कार्य करने जाए तो वो अच्छे से हो जाए, मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो घटनाएं होती है, जब हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण होता है, अच्छे संस्कार हमारे अंदर आते हैं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती है। तो इसलिए हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जब ध्यान प्राणायाम बच्चों को करने के लिए प्रेरित करें, साथ में उनकी कक्षाएं लगाए, जूडो है, कराटे है, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग उन्हें दे, ग्रुप में करवाए, बच्चे और बच्चियों को साथ में करवाए ताकि उनका आत्मबल बढ़ा रहे। अपनी जेब में डीओ रखे, लाल मिर्च का पाउडर रखे, पेपर कटिंग नाइफ आता है उसको रखे, पेन हमेशा साथ रहे ताकि ये जो साधन है हमारे बचाव में आवश्यक आते हैं। अगर आपके साथ में कोई ऐसी घटना हो रही हो, आपको कोई पीछा कर रहा हो, तो आप अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने आत्मबल को मजबूत करें, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें, किसी प्रकार का कोई डर अपने हाव भाव में ना आने दे, किसी भी तरह अपने हाव भाव को मजबूत रखे और उसे घूर कर देखे, या तो वहां से भाग जाए या तो फिर हेल्प के लिए किसी को बुला ले। हमें साहसी बनने की भी आवश्यकता है। कई बार होता है कि ऐसी घटना में हम फंस जाते हैं और हमारे जान पर बन आती है, तो फिर वही एक साधन रह जाता है कि शहीद होने वाली बात आ जाती है। तो ऐसे में क्या है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो हमलावर है, उसका विनाश करके ही शहीद हो। ऐसा नहीं कि हम हार मान लेते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और हम डर जाते हैं और उस हमलावर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। आपकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हिम्मत और साहस के साथ में भी उसको ऐसी चोट दे दे, ऐसी जगह पर उसे मारे ताकि वह किसी और स्त्री के साथ में ऐसा ना करे, दुराचार करने के विषय में ना सोचे। हमारा तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन अब दूसरे की सुरक्षा के लिए भी कुछ ऐसा कर जाए, तो इसलिए हमें साहसी बनने की आवश्यकता है। बेवजह अकेले किसी से उलझना नहीं है कि हर बात पर कहीं पर, कई बार किसी किसी बच्चों की आदत होती है कि थोड़ी सी बात कहीं हो जाती है तो वो उलझने लग जाते हैं। तो हर समय उलझना अच्छी बात नहीं होता है, कई बार इग्नोर भी करना है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि इग्नोर करने से या आंखें दिखाने से या गुस्सा करने से नहीं मानता है, तब फिर उससे पूरे हिम्मत और पूरे मनोबल और पूरे साहस के साथ में उसके साथ में लड़ने की आवश्यकता होती है और उसे हराने के लिए इतना आत्मबल हमारे अंदर होना चाहिए और उसे हराकर छोड़ना चाहिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, अकेले ही रणभूमि में लड़ने के लिए उतर गई थी। ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, इतना आत्मबल हमारे अंदर है कि हम अकेले भी अपना बचाव कर सकते हैं। कभी भी जरूरत पड़ने पर पुलिस कंप्लेन करने अकेले ना जाए। आजकल ऐसे हो जाता है कि अकेले कोई घटना होती है और अकेले जाकर हम कंप्लेन करने तो चले जाते हैं, लेकिन वह न जाने कितने प्रकार के ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमारे हित में नहीं होते, हमारे लिए अनुकूल नहीं होते हैं। तो उनके लिए क्या है कि धैर्य के साथ में अपना मोबाइल खोले, ऑन करे, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करे और सबूत इकट्ठा करे और कोशिश करे कि एक नहीं, दो या तीन लोग मिलकर कंप्लेन करने के लिए जाए। अगर ऑफिस में आपका बॉस आपके साथ बदतमीजी करता है, तो पहले धैर्य के साथ उसकी सारे हरकतों के सबूत एकत्रित करें और फिर उनके परिवार वालों को या उसकी पत्नी को सबूत किसी दूसरे नंबर से भेजें ताकि आपकी पहचान ना हो और आप सुरक्षित रह सके। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऑफिस में जब आप लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप पर सदवाक्य लगाए, लैपटॉप की स्क्रीन पर सदवाक्य लगाए। अगर किसी का जन्मदिन होता है तो आप उनके जन्मदिन पर अच्छा साहित्य भेंट करें। ऐसी चीजें तो हम देते रहते हैं, लेकिन अच्छा साहित्य भेंट करने से उनका चिंतन उत्कृष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा और उन्हें भी आप पर आपके व्यक्तित्व की पहचान होगी कि आपका किस तरह का व्यक्तित्व है। सोशल मीडिया पर अपनी अकेली डीपी ना लगाएं, इसका दुरुपयोग हो सकता है। एडिट करके आपकी फोटो और आपकी बॉडी अलग अलग करके किसी की बॉडी और किसी का फेस लगाकर गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अकेले अपने
डीपी ना लगाएं, अच्छे सद्वाक्य लगाएं या महापुरुष की तस्वीर लगाएं या ग्रुप फोटो अपने डीपी में लगाएं। इंटरनेट की दुनिया जितनी सुरक्षित लगती है उतनी असुरक्षित भी है। अपने मोबाइल या फिर कोई भी वेबसाइट, ईमेल का पासवर्ड अगर आप खोलते हैं तो साइन इन जरूर करें और उसे सुरक्षित रखें। काम होने के पश्चात साइन इन उपयोग होने के बाद में हिस्ट्री भी डिलीट कर दे ताकि इसका कोई दूसरा उपयोग ना कर सके। आप कभी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने या फिर पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आप वहाँ का बाथरूम यूज करते हैं या मॉल में चेंजिंग रूम यूज करते हैं तो सबसे पहले आप उसे चेक कर ले। उसके शीशे, यहाँ पर चित्र दिया गया है, एक रियल शीशा दिया है कि आप अगर रियल शीशे को टच करते हैं तो काफी डिस्टेंस से दिखता है और फेक मिरर को अगर आप टच करते हैं तो एकदम पास में दिखता है। तो दोनों को आप देखिए कि क्या रियल है या फेक है, इसका डिफरेंस आप जाने। और कई बार होता है कि पब्लिक प्लेस वाले में कोई ऐसे कैमरे लगा दिए जाते हैं कि आप वॉशरूम में आते हैं फिर आपकी गलत फोटो आ जाती है और गलत मैसेज आपका हो जाता है तो आपको फिर बाद में परेशान करने के लिए, वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपको एसएमएस करते हैं। तो आप इस चीजों से भी बच्चे, पहले देख ले उसके बाद में आप बाथरूम यूज करें। चेंजिंग रूम में जाते हैं तो कोशिश करें कि पूरे कपड़े वो चेंज करने के लिए ना ही करें। आप अपने नंबर का देख ले कि किस नंबर के आपके चाहिए होते हैं और वैसे ही ऊपर से डाल करके आप चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। और आप कभी भी किसी भी स्थान पर जाते हैं तो अभद्र ड्रेस का उपयोग ना करें, अभद्र ड्रेस ना पहने ताकि आप हंसी के पात्र बने और आपकी तरफ लोगों की गलत धारणा बने, आपके व्यक्तित्व के प्रति लोगों की गलत धारणा बने और आपके बारे में वो गलत सोचने के लिए मजबूर हो और आपके तरफ आकर्षित होने से वो ना अपने आप को रोक पाए। तो ऐसी ड्रेस का उपयोग ना करें। अपने चरित्र का ध्यान रखें, अपने वस्त्रों का ध्यान रखें। कई बार होता है कॉलेज ऑफिस की पार्टीज में आपको डांस करने का मौका मिलता है तो उसी तरह से करें कि जो हमारे लिए सही होता है। किसी प्रकार का ऐसा काम ना करें जिससे आपका व्यक्तित्व गलत साबित हो या आपके ऊपर किसी की गलत दृष्टि पड़े। आप जा रहे हैं पार्टी में, ठीक है, लेकिन ऐसे समय में सावधान जरूर रहे, शराब या ड्रग्स ना ले। अगर आपको कई बार होता है कि आपको जूस वगैरह में भी ऐसे मिलाकर दे सकते हैं तो आप उसके लिए भी सतर्क रहें कि ऐसी चीजों का उपयोग ही ना करें। कि आपको पता है कि यहाँ पर ड्रिंक वाले भी लोग होते हैं तो वह भी आजकल ऑरेंज जूस है करके उसमें नशीले पदार्थ मिला देते हैं और उसके बाद में फिर आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज की सावधानी रखें। किसी कारणवश अगर आपको देर रात तक रहना पड़ा तो वही सेफ्टी की चीजें अपने पर्स में जरूर रखें जो आपने बताई है। पर्स में डीओ, पेन, पेपर स्प्रे वगैरह इन सब चीजों को रखें ताकि आप सुरक्षित घर पहुंच सके। और जब आप ऐसी जगह से निकलते हैं तो घर परिवार वाले लोगों को, माता पिता को या पति को या बहन को सूचित कर दे कि मैं इस समय तक लौट जाऊंगी और ऐसे यदि कोई ऐसे आपके साथ दुर्घटना होती है तो समय से आपको मदद मिल जाएगी। इसीलिए आप सुरक्षित घर पहुंचने के लिए अपने माता पिता को, परिवार वालों को सूचित जरूर करें। जमाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए लेकिन कहते हैं कि घोड़े और घास की दोस्ती संभव नहीं होती है। इसलिए चाहे कोई भी जान पहचान वाला हो या अनजान व्यक्ति हो, उनसे एकांत में ना मिले। मजबूरी में कभी ऑफिस के काम से आपको मिलना भी पड़ रहा है तब आप किसी को साथ लेके जाएं या उनसे विनम्र निवेदन करें कि आप कोई अच्छे वाले भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हम लोग ऑफिस का कार्य कर सकते हैं या कोई मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। और इसके बाद अगर फिर भी आपको ऐसी जगह पर मिलना पड़ता है तो अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान करें और अपना आत्मबल मजबूत रखें ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये कमजोर है, ये डरी सहमी है। अपने मनोबल को बनाए रखें तो आपका काम आसानी से हो सकता है और आप किसी भी परेशानी की शिकार नहीं होगी या किसी हमले की शिकार नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपना सुधारी संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हम जब तक सेफ रहे, अपने आपको सुरक्षित रखे, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वह आपकी तरफ गलत दृष्टि डाले या आपका कोई फायदा उठा सके। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। मन से हार है और मन से ही जीत है। अपने आत्मबल को हमेशा मजबूत रखे, अपने मन को हमेशा मजबूत रखे तो आपके साथ में हमेशा अच्छा ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर पर इतना विश्वास रखे कि आप के साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। इसमें कुछ आत्मरक्षा के उपाय बताए गए हैं तो आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में
कि अगर पीछे से पकड़ा है उसने तो आगे से कोहनी के माध्यम से उसके गाल पर इतने जोर से मारो ताकि वह पीछे हट जाए और आप अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरी, पेट पर, नाभि वाले भाग पर, जो मैंने बताया कि सेंसिटिव पॉइंट होता है, उस पर भी पूरे भाव से कोहनी पर भी अटैक करे तो उससे, कोहनी से अटैक करे नाभि पर, तो वो पीछे हट जाएगा और आपका बचाव कर सकता है। अगर आगे से आपको वो हक करने की कोशिश करता है तो आप सेंसिटिव पॉइंट में जोर से किक मारे ताकि वह पीछे हट जाए और गिर जाए। इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें 3 पिक्चरें दिखाई गई हैं कि कैसे इसने पीछे से पकड़ा है और उसके बाद में आप अगर आराम से खड़ी है, आपके पैर पास पास में है, तो आप आसानी से, अगर आपको कोई पीछे से खींचता है तो आप पीछे की ओर चली जाएंगे। और नहीं, अगर आपने दोनों पैरों के बीच में गैप करके रखा है तो आप जैसे वो पीछे आपको पकड़ता है तो आप नीचे झुक करके उसका पैर पीछे से पकड़कर खींच सकते हैं। तीसरी पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे वो नीचे गिर सकता है और आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नारी सरस्वती लक्ष्मी ही नहीं, दुर्गा भी है आप, काली भी है आप, रंचंडी भी है आप, कि आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। हमारे अंदर दैवी शक्तियों का वास है और ये दैवी शक्तियां हैं, हमें आत्मबल से भरपूर है और हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। कि नारी कमजोर नहीं है, यह एक निर्मात्री है और यह अबला नहीं सबला है, यह अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। तो इसलिए हमें अपने को, आपको कमजोर नहीं समझना है, अपने आप को ऐसे नहीं समझना है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, हर कार्य करना संभव है। और आज जिस तरह से नारियां चांद पर पहुंच रही है, अपने आप को, अपना व्यक्तित्व को इतना निखार रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है। हम अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर है, तैयार है और हम अपना बचाव तथा दूसरों का बचाव करने में सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप पर ट्रस्ट रखें, अपने आप पर विश्वास रखें कि किस तरह से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकती है। वी कैन डू इट, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसके पश्चात एक थोड़ा वीडियो है, आपको दिखा देती हूँ कि किस पॉइंट पर क्या करने से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आदरणीय सविता दीदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन किया डिफेंस के विषय में, सेल्फ डिफेंस के विषय में, कि किस तरीके से हम अपनी
स्व सुरक्षा कर सकते हैं और आज के समय में उसकी क्या आवश्यकता है और हमें क्यों सजग रहना चाहिए, इन सारे विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया हमारा। किस तरीके से हमें सजग रहना चाहिए इस विषय पर भी हमारा मार्गदर्शन किया। अब जो समय है वो हमारा प्रश्नोत्तरी का समय है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि जिन किन्हीं के कोई भी प्रश्न है वो अपने प्रश्न रखेंगे और अपना हैंड रेस करेंगे और अपने प्रश्न रखेंगे। नीलम कुशवाहा जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है। नीलम कुशवाहा जी, अपना माइक ऑन करें। आपका यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न रखें। और अभी जो हमने वीडियो देखा वो बहुत संक्षिप्त में हमने वीडियो देखा, इसी का एक और वीडियो थोड़ा विस्तार में भी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया अपने प्रश्न रखें। नीलम कुशवाहा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई प्रश्न है तो कृपया अपना प्रश्न रखें। चलिए, अभी जो हमें एक छोटा सा वीडियो दिखाया गया कि किस प्रकार से हम अपनी स्व सुरक्षा कर सकते हैं, इसी के संदर्भ में आइए एक और वीडियो देखते हैं जिसमें वो सारी चीजों को थोड़ा और विस्तार से बताया गया। वो आपको बता देगा कि किस तरह से कौन कौन से पॉइंट पर कितना प्रेशर देने से सामने वाले को हम थोड़ी देर के लिए अचेतन अवस्था में डाल सकते हैं और उस अचेतन अवस्था के दौरान जब वो पीछे हट जाता है तब अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ये दो बार दिखाए गए हैं, इसे ध्यान से आप लोग देखिए, अपने बच्चियों को भी बताइए। यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए निःशुल्क दिए है, उसमें कोई ऐसी शुल्क नहीं लगती है। तो आप ऐसे वीडियो देख सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं कि आप अपना किस तरह से बचाव कर सकते हैं। आज के समय में हमारे लिए सेफ्टी बहुत ही आवश्यक है और हम अपने आप को सुरक्षित किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। बच्चों का अभ्यास भी आप करवा सकते हैं, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, अपने घर पे भी अकेले अकेले बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। और अपनी सबसे महत्वपूर्ण इसमें अपनी माता की भूमिका होती है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के विषय में जरूर बताएं। कई बार होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है और जब वो बड़े होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वो बच्चे आकर बताते हैं और फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। इसलिए बच्चों के साथ में हर बात शेयर करो। जैसे आज आपने क्लास की तो इस विषय में बच्चों के साथ में चर्चा जरूर करें। इस क्लास में हमने ये सुना, ये देखा और ऐसे वीडियोस देखे, तो अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने बच्चों से चर्चा जरूर करें। कुछ टेक्निक से बता रहे हैं कि अगर आपका हाथ किसी ने पकड़ा है तो उसके हाथ को आप अपने हाथ से घुमाकर किस तरह से उसको धकेल सकते हैं। अगर कमर में पकड़ते हैं तो गर्दन में देखिए कि किस तरह से अपने हाथ और कोहनी के माध्यम से उसको पीछे धकेल देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जरूर होती है कि पहले अपने आप को थोड़ा ढीला करना होता है, अपने आप को सामने वाले को ये लगे कि ये मतलब
किसी तरह से भयभीत नहीं है, मतलब उनको ये देखना चाहिए कि थोड़ी कुछ भी करने के लायक नहीं बचे, ऐसे आपको अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। अगर आप परेशान हो जाएंगे या डर जाएंगे तो उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत करना है, और उसके सामने ऐसे उसको लगना चाहिए कि अब ये कुछ नहीं कर सकती है, ये मेरे पकड़ में मजबूत से आ गई है, और उसके बाद में आप एक्शन ले तो आप उसको परास्त कर सकते हैं और उसको नीचे गिरा सकते हैं। ये हमने वीडियो के माध्यम से भी देखा कि किस प्रकार से हम अपनी स्व सुरक्षा के